Hello and welcome students to the online classes of communication technology. It's the lecture of week 12 and I'm here your instructor Mohsin Khan. So last time भी हमने एक example की थी related to exponential modulation. So this time it's example number 2 in week number 12 and that's also related to frequency modulation and phase modulation. So the statement of the problem is that we need to estimate the bandwidth of frequency modulated and phase modulated signals for information signal m of t as shown in the following figure for the constant values kf and kp. इसकी वैल्यूज भी हमको दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, उसका वेवफॉर्म हमें दिया गया है। अब जब इस सिग्नल को हम मॉड्यूलेट कर लें थ्रू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, और जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आउटपुट पे आ जाता है, तो हमने क्या फाइंड करना है, उसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का बैंडविड्थ फाइंड आउट करना है। सो अब हमारे पास ये गिवन मैसेज सिग्नल है जिसकी पीक एम्पलीट्यूड +1 है और -1 है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 × 10⁻⁻⁴ seconds. So if m of t is given above and frequency modulation is performed, then according to Corson's rule हमारे पास जो frequency modulation में हमारे पास बैंडविड्थ होगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वो है 2 × Δf + b. Now what is delta f? Delta f is actually the frequency shift that has been caused by the frequency modulation into the frequency of modulating signal. And what is b? B is actually the bandwidth of this m of t. So हमारे पास delta f का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है उस and that is equal to kf dot peak value divided by 2 pi. So हमारे पास peak value भी है और kf भी है. So we can easily find delta f. So delta f में अगर हम kf की ये वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, 2 pi क्रॉस 10⁵, और हमारे पास जो पीक वैल्यू है वो हमारे पास है 1. सो इस इक्वेशन में अगर हम ये डेटा पुट कर ले तो हमारे पास जो डेल्टा एफ है, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, वो हमारे पास 10⁵ हर्ट्ज आ जाएगी। अब हमारे इस इक्वेशन में हमें चाहिए बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल, लेकिन एज यू कैन सी कि हमारे पास इसी मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ हमें मालूम नहीं है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द बैंडविड्थ ऑफ दिस मैसेज सिग्नल। सो एज वी need to know bandwidth of message signal m of t in order to find bandwidth of modulated signal, but m of t is a triangular and periodic, so we can apply Fourier series expansion. इसी सिग्नल पे हम क्या अप्लाई कर लेंगे, Fourier series expansion अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक ट्राइंगुलर सिग्नल है और साथ में पीरियोडिक भी है। सो m of t will be equal to summation of n Cn cos n ω0t. Cn हमारे पास है हार्मोनिक्स की nth हार्मोनिक की पावर, और ये हमारे पास n ω0 हमारे पास n हार्मोनिक्स देंगे। ठीक है, ये अब हमने क्या किया है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू हमने मैसेज सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स लिख लिया है, बट वी नीड टू फाइंड ω0 ऑफ दिस harmonically written message signal. So ω0 is equal to 2 pi f, लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास है टाइम पीरियड, एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t. सो इसी इफ नॉट की जगह हम 1/t पुट कर लेंगे, एंड t की वैल्यू हमें पता है। सो 2 pi डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 10⁻⁴. सो हमारे पास ω0 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास है 10,000 pi radians per second. So for triangular signal we know the harmonics are only existing for odd integrals. So we can the power of harmonics, ठीक है। So Cn हमारे पास क्या है, पावर ऑफ हार्मोनिक्स है,
and that is equal to 8 divided by pi square n square only when n is equal to odd number, and it is equal to 0 when n is even number. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर ले तो 8 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर 3 पुट कर ले तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो 8 डिवाइडेड बाई 9 पाई स्क्वायर। सिमिलरली 25 आ जाएगा, सो 8 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इनटू 25 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि जो ही हम हार्मोनिक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उन्हीं हार्मोनिक्स की जो पावर है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि 8 डिवाइड हो रही है किस चीज़ पे, पहले 9 पे डिवाइड हो रही है, फिर 25 पे डिवाइड होगी, ठीक है, और फिर 81 पे डिवाइड होगी। सो ये हमारे पास टाइम एन के साथ साथ इसकी जो वैल्यू है पावर हार्मोनिक्स की जो पावर की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो तभी हमने यहाँ पे लिखा है कि सी इन डिक्रीजेज एज इन इंक्रीजेज। सो ओनली अप टू 3 ओमेगा नॉट इज कंसिडर्ड एज बैंड विड्थ। सो अब हमारे पास इस तरह है कि इसी ट्रायंगुलर सिग्नल का जो मोस्ट ऑफ द बैंडविड्थ है वो कंसंट्रेटेड है थर्ड हार्मोनिक्स तक। सो तभी हमने लिखा है कि 3 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ये जो हमारे पास क्या है 3 ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 10⁴ पाई, ठीक है। सो ओमेगा नॉट की जगह अगर हम 2 पाई एफ नॉट लिख लें, 2 पाई को हम इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंडविड्थ हमारे पास क्या आ जाएगी 15 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द बैंडविड्थ जो है वो कंसंट्रेटेड है अप टू 3 ओमेगा नॉट। 3 ओमेगा नॉट मीन्स के थर्ड हार्मोनिक तक हमारे पास क्या है कंसंट्रेटेड है, बैंडविड्थ कंसंट्रेटेड है। So for such triangular wave frequency is concentrated up to 3 omega naught, so bandwidth will be equal to 15 kilohertz. Now put delta f and b in Carson's rule formula, जो कि हमारे पास है बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 n2 डेल्टा एफ प्लस बीटा। डेल्टा एफ हमने फाइंड किया है 10⁵ प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 15 × 10⁻3। सो हमारे पास जो बैंडविड्थ है फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वो हमारे पास बन जाएगी 230 किलोहर्ट्ज़। नाउ फॉर केस ऑफ फेज मॉड्यूलेशन के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है उसकी इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा एफ इज इक्वल टू के पी हमारे पास गिवन है एम पी डॉट डिवाइड बाई 2 पाई। इस एम पी डॉट का मतलब यह है कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है उसका हम क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन सिग्नल एम ऑफ टी। सो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, ये गिवन सिग्नल है एम ऑफ टी, +1 और -1 हमारे पास पीक वैल्यूज़ हैं, टाइम पीरियड हमारे पास है 2 × 10⁻⁴, और यहाँ पे हमारे पास T0 है, ये पॉइंट T1 है, ये पॉइंट T2 है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है T2, T3 एंड T4। सो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, फ्रॉम T0 टू T1 हम फाइंड कर लेंगे, स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। एंड स्लोप का फार्मूला ये है कि एम ऑफ T1 पे क्या वैल्यू है और इसी सिग्नल का T0 पे क्या वैल्यू है, उन दोनों को हम माइनस कर लेंगे डिवाइडेड बाय T1 माइनस T0। सो T1 पे क्या वैल्यू है, T1 पे वैल्यू है 1 माइनस T0 पे क्या वैल्यू है -1। सो 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2, और T1 माइनस T0। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, हमारे पास जो टोटल टाइम पीरियड है उसको हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। सो 2 क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो ये टाइम पीरियड है वो हमारे पास बन जाएगा 10⁻⁴। सो हमने यहाँ पे पुट किया है 1 × 10⁻⁴। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा 10⁻⁴, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास जो स्लोप बन जाएगी फ्रॉम T0 टू T1 वो हो जाएगी 2 × 10⁻⁴। सिमिलरली वी नीड टू फाइंड स्लोप फ्रॉम T1 टू T0। सो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है कि T0 पे क्या वैल्यू है और T1 पे क्या वैल्यू है। सो T0 पे जो वैल्यू है उससे हम माइनस कर लेंगे T1 पे जो वैल्यू है, और साथ में हमारे पास T2 माइनस T1। सो T2 माइनस T1 हमारे पास 1 × 10⁻⁴ आ जाएगा, और
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि T2 पे क्या वैल्यू है, T2 पे वैल्यू है -1, माइनस अपनी जगह आ जाएगा। और T1 पे क्या वैल्यू है, T1 पे वैल्यू है 1। सो -1 क्या बन जाएगा, -2 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर -4। सो इसको अगर हम प्लॉट कर लें तो हमारे पास इसी तरह एक कांस्टेंट बन जाएगा। फ्रॉम T0 टू T1 क्या वैल्यू बन जाएगी, 20,000 बन जाएगी। इसी तरह फ्रॉम T1 टू T2 हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, -20,000, वो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। सिमिलरली फ्रॉम T2 टू T3 क्या वैल्यू बन जाएगी, 20,000 वैल्यू बन जाएगी। सिमिलरली फ्रॉम T3 टू T4 क्या वैल्यू बन जाएगी, वो दोबारा से नेगेटिव बन जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी सिग्नल m(d) का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर वेवफॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और स्क्वायर वेवफॉर्म की जो पीक वैल्यू है वो हमारे पास है 20,000, ठीक है। सो दिस स्क्वायर वेव इज डेरिवेटिव ऑफ गिवन ट्राइंगुलर वेवफॉर्म। सो m(p) विल बी इक्वल टू 20,000। सो हमारे पास ऑलरेडी Kp की वैल्यू हमारे पास गिवन है और m(p) की वैल्यू हमने स्लोप के थ्रू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। सो अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा f फाइंड आउट कर लेंगे। सो डेल्टा f इज इक्वल टू Kp mp डॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो mp डॉट की वैल्यू पुट कर लेंगे 20,000 और Kp की वैल्यू हमारे पास है 5 पाई। सो इसको अगर हम कैंसिलेशन कर लेंगे तो हमारे पास डेल्टा f की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 50 किलो हर्ट्ज, ठीक है। सो अब हम क्या अप्लाई कर लेंगे, कार्सन्स रूल अप्लाई कर लेंगे, जिसका फार्मूला ये है। इसमें हम डेल्टा f की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये वैल्यू पुट कर लेंगे और b हमने फाइंड आउट ऑलरेडी किया है, वो है हमारे पास 15 क्रॉस 10⁻3। सो हमारे पास इससे वैल्यू आ जाएगी 130 किलो हर्ट्ज, ठीक है। सो अब ये हमारे पास बैंडविड्थ है किस चीज़ का, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। और कौन से मॉड्यूलेटेड सिग्नल का बैंडविड्थ है, जब हम फेज मॉड्यूलेशन कर लेते हैं। सो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, फेज मॉड्यूलेशन के बाद जो बैंडविड्थ बन जाती है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बाद जो बैंडविड्थ बन जाती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, उसकी बैंडविड्थ हमने फाइंड आउट कर ली है। सो फॉर फेज मॉड्यूलेशन इट्स इक्वल टू 130 किलो हर्ट्ज एंड फॉर frequency modulation it's equal to 230 kilohertz. So this was all about today's example.